देखेंगे भी किस तरीके से कंपेयर करते हैं, है ना, किस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है। ठीक है, ये दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, है ना, उसको भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। अब बात क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों, ये जो एक्यूरेटली रिजल्ट देता है, ठीक है ना, ये क्यों देता है, क्या रीजन है, यानी कि पोटेंशियोमीटर इज मोर प्रीफर्ड देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के, है ना, कंपेयर में हम पोटेंशियोमीटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, है ना। वाई, क्यों? तो उसका रीजन मैंने बताया भी, उसका रीजन क्या है, पोटेंशियोमीटर जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसके सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। अब सेकेंडरी सर्किट क्या है और प्राइमरी सर्किट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये प्राइमरी सर्किट हम बना देते हैं। ये एक बच्चों स्टैंडर्ड सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल होता है, इसका ईएमएफ सपोज ई नोट है, स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है। और यहाँ पर एक की है, ये की, है ना, इसको हम प्राइमरी सर्किट है केपी नाम दे देते हैं। और ये एक आरएच है, रियोस्टेट है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम करंट को चेंज कर सकते हैं प्राइमरी सर्किट में, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके। और ये बच्चों ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, इसको बच्चों कहते हैं प्राइमरी सर्किट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, है ना, शॉर्ट नोटेशन मैंने लिखा प्राइमरी का, ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट। ओके, अब जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसको हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते। दिस इज द सेल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पर जो की लगाते हैं हम के, और इसके से हम कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं जोकी से। और जोकी मैंने बताया था बच्चों क्या है, एक स्लाइडिंग पॉइंट होता है जोकी, है ना, दिस इज कॉल्ड जोकी, ये जोकी होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड जोकी। तो ये है जोकी, जोकी को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर जेंटली टच कराते जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट डिफ्लेक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस होता है। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाता है तो ये लेंथ हमें मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। और इस बैलेंसिंग लेंथ को आप एल नोट कह सकते हैं, एल नोट, ठीक है। सपोज ये जे, जो हमें नल पॉइंट मिलता है वो जे पॉइंट पर मिल जाता है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है, ठीक। तो इस सर्किट का नाम है प्राइमरी सर्किट और इस सर्किट का नाम होता है बच्चों सेकेंडरी सर्किट। तो जैसा मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर इज मोर प्रीफर्ड देन वोल्टमीटर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस होता है। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब पॉइंटर हमारा जीरो पे आ जाएगा तो हमें डिवीजन रीड ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जो मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं, वो डिवीजन को रीड करने में कर देते हैं बच्चों। अगर 5 डिवीजन है तो 5 की बजाय 6 भी पढ़ सकते हैं हम और 4 भी पढ़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एरर आ जाती है, ठीक। तो हमेशा डायरेक्ट ही हमें जो डिफ्लेक्शन मिला वो जीरो पे मिला, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं आने वाली, इसलिए कहते हैं ये बेस्ट होता है पोटेंशियोमीटर। या दूसरी बात, ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसका जो सेल है ना,
इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है पोटेंशियोमीटर, है ना, इसलिए आपका एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या है? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर is more preferred than voltmeter because reason सुनो, because it is based on null deflection method, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस होता है, या सेकंड रीजन दे सकते हैं, और इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के सेल से ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता बच्चों। सेकेंड आता है प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो प्रिंसिपल क्या होता है प्यारे बच्चों? जो ए बी वायर है, इसमें इस वायर की जो लेंथ हो सकती है वो 4 मीटर से लेके बच्चों 10 मीटर तक का ये वायर हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटन का वायर है, एक एलो है कॉन्स्टेंटन, है ना, वो वायर है, जैसा कि मीटर ब्रिज में हमने समझाया था। क्यों लेते हैं ये सारा रीजन मीटर ब्रिज में हमने बता दिया था कि कॉन्स्टेंटन का ही क्यों लिया जाता है पोटेंशियोमीटर में या मीटर ब्रिज में वायर, ठीक है, क्योंकि इसका जो अल्फा है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम कॉन्स्टेंटन वायर का यूज करते हैं। और इसकी लेंथ क्या होती है? 4 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। और ये जो वायर है ये एक वुडन प्लैंक के ऊपर फिक्स रहता है, ठीक है ना, और उस पर 1 मीटर स्केल फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है? जब हम पोटेंशियोमीटर वायर ए बी में एक कांस्टेंट करंट भेजते हैं तो कांस्टेंट करंट भेजने पर, ठीक है, जब कांस्टेंट करंट भेजा जाता है तो कांस्टेंट करंट भेजने पर वायर के किसी भी सेगमेंट पर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ ऑफ द सेगमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपका वायर की जो लेंथ जितनी ज्यादा आएगी पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों उतना ही ज्यादा आएगा। तो व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए potentiometer wire of uniform area of cross section, then the potential difference across any segment of a potentiometer wire is directly proportional to the length of that segment। तो इसको हम कहते हैं V proportional to L,
और वो एल कौन कितना मिलता है, एल नोट, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। जैसे यहाँ नल पॉइंट हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड on the fact that when constant current is passed through a potentiometer wire, then potential difference across any segment of potentiometer wire is directly proportional to the length of that segment। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू L नोट और V प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो K मिलेगा, K L नोट। यहाँ पर K को कहते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। के क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के है और ये किसके इक्वल है, V अपॉन L नोट, वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पर L नोट क्या होती है बच्चों, L नोट इज द बैलेंसिंग लेंथ, इसको कहते हैं हम बैलेंसिंग लेंथ। क्लियर, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक। तो V इक्वल टू के एल नोट, कोई भी, यानी कि इसके अक्रॉस V ए जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V लेट के हमने V प्रोपोर्शनल लेंथ ए जे की जो लेंथ है एल नोट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ज्यादा होगी बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, ठीक है। ये अब बात आती है सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी बच्चों मींस क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, अगर कोई भी डिवाइस स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर लार्ज डिफ्लेक्शन देता हो तो उसको हम कहते हैं मोर सेंसिटिव है ये डिवाइस, ओके। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी मीन्स क्या होता है बच्चों, सेंसिटिविटी मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि इट मीन्स दैट
लेंथ ऑफ वायर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द वायर। इसको बच्चों कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं हम डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज करेंगे? तो लेंथ अपॉन, ठीक है, वोल्टेज, वायर की लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की जो भी लेंथ आपको मिल रही है, ठीक है, वो, और वोल्टेज अक्रॉस द वायर, ठीक। और ये किसके इक्वल होती है? अभी बताया प्रिंसिपल में, ये होती है 1/k। के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the length of the potentiometer or decreasing its potential gradient, decreasing its potential gradient। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इज sensitivity of a potentiometer can be increased by increasing the length of पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, और डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है कि हम जो बैलेंसिंग लेंथ है इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, या कोई भी इसमें दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट कराने लगे, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल अप्रोच अगर हमें लेनी है पोटेंशियोमीटर पे बेस, है ना, तो इसकी सर्किट का एनालाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने सेंसिटिविटी देखी, हमने इसका प्रिंसिपल भी समझा, है ना। प्रिंसिपल हमें मिला, क्या इक्वेशन मिली, है ना, V = K × L0। ओके। अब हम बात करेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ EMF और बैलेंसिंग लेंथ। ओके। ओके, कैलकुलेशन ऑफ EMF and potential gradient, तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल अप्रोच, ये क्या है? न्यूमेरिकल अप्रोच है फॉर न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, ठीक है। पोटेंशियोमीटर पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना, वो इजीली सोल्व हो जाते हैं इस अप्रोच से।
तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, स्टेप वन जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा है कि प्रिंसिपल हमने सीखा, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो आपका हम निकालेंगे सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V वायर अपॉन L वायर, ठीक है। तो V वायर वोल्टेज अक्रॉस द वायर, सपोज AB वायर जो भी है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, लेंथ LAB, और V इक्वल टू बच्चों क्या होता है I इंटू R, ओके। तो यहाँ पर I इंटू R, तो ये आ जाएगा I इंटू R, R रेजिस्टेंस अक्रॉस द लेंथ AB के अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, L AB। अब करंट क्या होता है, प्राइमरी सर्किट पे अगर करंट की वैल्यू निकाले तो मैंने बताया था जब सेल अटैच होता है तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगा दो, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये प्राइमरी सर्किट के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना, किसके लिए, प्राइमरी सर्किट। स्टेप वन है फॉर प्राइमरी सर्किट का एनालाइज कर रहे हैं, ओके ये, और मल्टीप्लाई में आर ए बी अपॉन में लेंथ अक्रॉस ए बी, ओके। अब नेट ईएमएफ कितना है, नेट ईएमएफ देखिए ई नोट है, टोटल रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस हो गया आर एच जो भी गिवन हो प्राइमरी सर्किट का, टोटल एक रेजिस्टेंस हो गया प्यारे बच्चों ए बी वायर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर प्लस रेजिस्टेंस जितना भी इन्वॉल्व कर रहा है सर्किट में आर एच का, तो वो आर एच, और प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल जो है उसका भी रेजिस्टेंस आपको गिवन हो सकता है, सपोज आर नोट, तो वो आप ले लेंगे आर नोट। तो ये जरूरी नहीं है कि आर नोट आपको गिवन हो, नेग्लेजिबल कह सकता है वो रेजिस्टेंस, तो आर नोट की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे प्राइमरी सर्किट में सबको ऐड कर देंगे, ओके, जितने भी मल्टीप्लाई आर ए बी अपॉन एल ए बी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का। अब हमें ईएमएफ निकालना है, किसका, सेकेंडरी सेल का ईएमएफ निकालना है, यानी कि हम यूज पोटेंशियोमीटर का किस लिए करते हैं बोलो, बताया मैंने, दो सेलों की ईएमएफ्स की कंपेयर करना, वो भी सीखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना प्राइमरी सेल का, वो भी सीखेंगे आगे, और ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल इन सेकेंडरी सर्किट। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो सेकेंडरी सर्किट के लिए कैलकुलेशन अब क्या आ जाएगी, मिलेगी स्टेप सेकंड फॉर सेकेंडरी सर्किट के लिए बच्चों जब हमें नल पॉइंट मिल जाएगा एल नोट लेंथ पर, तो हम लगाएंगे, तो नल पॉइंट वी ए जे, तो जो वी ए जे कहे या वी ए जे और ये सेल है ना, सेल का जो ईएमएफ है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ए जे, क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं E इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू एल नोट। के हमने ऊपर से निकाल चुके हम के की वैल्यू, तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ ए सेल हमें मिल जाता है, ठीक है, E नोट अपॉन आर ए बी प्लस आर एच प्लस आर नोट, ओके, मल्टीप्लाई आर ए बी अपॉन एल लेंथ ए बी और मल्टीप्लाई एल नोट। अब ये सभी पैरामीटर आपको गिवन होंगे, इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी
cell in secondary circuit. तो this is the important result है ना for numerical approach है ना based on potentiometer wire. अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो बच्चों दो एप्लीकेशन बड़ी पॉपुलर होती हैं ये हमारे कोर्स में है. कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल और सेकंड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो हमेशा और हमेशा चाहे सीबीएसई बोर्ड है आरबीएसई बोर्ड है एक एप्लीकेशन आपको जरूर मिलेगी दोनों में से. ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे. ओके, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों कंपेयरिंग the EMFs of two primary cells. टू प्राइमरी सेल्स के EMF को कंपेयर करना. ठीक है, अब वर्किंग डायग्राम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इसी को मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पर ये सेकेंडरी सर्किट है. तो फर्स्ट सेल हमने E1 उसका EMF लेट किया E1 और सेकेंडरी सेल का जो EMF लिया हमने कितना लिया बच्चों E2. ओके, यहाँ पर टू वे की का यूज करते हैं है ना. तो टू वे की को हम इस तरीके से दिखाते हैं. देखो टू वे की यहाँ स्क्रू से ये टाइट करते थे और है ना सेकेंड स्क्रू ये रहता है इससे. ठीक है, कनेक्टिंग वायर को टाइट कर देते हैं. थर्ड स्क्रू इनके मिडिल में होता है. ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर जोड़ देते हैं हम किस पे, गैल्वेनोमीटर पे. ठीक, अब यहाँ पर की होती है बच्चों की K1 और यहाँ की होती है K2. ये की होती है बच्चों K2 की K1 और की K2. ठीक है, अब सपोज करें कि एक सेल EMF E1 है एक E2 है. जनरली इसका जो प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स लैब के अंदर तो एक सेल हम ले लेते हैं लैप्लांसे सेल और एक सेल ले लेते हैं हम डैनियल सेल और उन दोनों के EMF को कंपेयर करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी सर्किट की है उसको क्लोज करते हैं. फिर K1 को क्लोज करते हैं, K2 को ओपन रखेंगे. K2 को ओपन, K1 को जैसे ही क्लोज करेंगे तो E1 सेल सर्किट में आ जाएगा. E1 सेल सर्किट में आने के बाद हम जोकि को जेंटली धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर वायर पर टच कराते हैं और नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं. सपोज वो हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है प्यारे बच्चों किस पर, J1 पॉइंट पर और बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1 आ जाती है, सपोज L1. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है. वोल्टेज अक्रॉस J1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं L1 के और यही वोल्टेज किसके इक्वल होंगे, EMF ऑफ द सेल E1. ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं. तो E1 इक्वल टू हमें मिल जाता है KL1. इसके बाद K1 को ओपन कर रखते हैं, Kp को क्लोज ही रखेंगे. ठीक है, फिर K2 को हम क्लोज कर देते हैं. तो सेकेंड स्टेप में Kp को क्लोज करेंगे
K2 को क्लोज रखेंगे, फिर प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जोकी को जेंटली पोटेंशियोमीटर वायर पर टच कराते जाएंगे और गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट की पोजीशन चेक करेंगे। सपोज नल पॉइंट वो बच्चों आ जाता है J2 पर, तो J2 यानी कि लेंथ L2, दिस लेंथ L2। तो यहाँ पर फिर अगेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अप्लाई होगा। E2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, और E2 इक्वल टू KL2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जिसकी लेंथ ज्यादा आई है ना, ठीक है, जिस पोटेंशियल पर हमें लेंथ ज्यादा मिल जाती है उसका EMF ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्किंग डायग्राम है पूरा। लिखने का तरीका देखो, द वर्किंग डायग्राम to comparing the EMFs of two cells is as shown in figure। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्टली क्लोज द की KP एंड K1। सबसे पहले क्लोज करेंगे की KP एंड K1 को। ठीक है, नाउ मूव द jockey gently on potentiometer wire to get null point at J1 लेट कर लिया हमने। ठीक है, such that AJ1 इक्वल टू L1 मीटर। AJ1 हमें किस लेंथ पे मिला? L1 मीटर। यूजिंग करेंगे, यहाँ पे यूजिंग कर देंगे हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करेंगे। ठीक है, और क्या था? तो वोल्टेज अक्रॉस AJ1 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे L1 के, और ये AJ1 जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होंगे? E1 के। E1 प्रोपोर्शनल L1, तो यहां से बच्चों मिल जाएगा E1 इक्वल टू KL1। ओके, ये सेकेंड स्टेप में अब हम डिस्कनेक्ट करेंगे K1 को और कनेक्ट करेंगे KP को, कीपिंग KP क्लोज। KP को क्लोज ही रखनी है। नाउ डिस्कनेक्ट K1 and close the key KP and K2। move the jockey, सेम वही प्रोसीजर है। मूव द jockey gently on potentiometer wire to get null point at J2। तो सेम एज इट इज रख देंगे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर एट क्या हो जाएगा? J2, सच दैट AJ2 हमें लेंथ मिली L2 मीटर। तो यूज कर देंगे अगेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे अगेन। ठीक है, तो हमें वोल्टेज V AJ2 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे EMF ऑफ सेकंड सेल एंड
ये वोल्टेज अक्रॉस AJ2 ही EMF वोल्टेज अक्रॉस AJ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 लेंथ के, क्योंकि नल पॉइंट हमें किस पे मिला, J2 पे, ठीक है, L2 लेंथ पर, है ना। और ये वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और इक्वल किसके हो जाएंगे, EMF ऑफ सेकंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे E2 प्रोपोर्शनल L2, तो E इक्वल टू के L2 इक्वेशन नंबर 2। ये क्या मिल जाती है हमें, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा बाय 1/2। 1/2 करेंगे तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो इस तरीके से हम दो सेलों के EMF को, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। किस तरीके से, उनकी लेंथ से, है ना। बैलेंसिंग लेंथ जितनी ज्यादा आएगी, है ना, उस सेल का EMF उतना ही होगा। यानी कि जिस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमें ज्यादा मिलेगी उसका EMF ज्यादा होगा, जिसके लिए कम मिलेगी उसका EMF कम होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ को। ओके, तो ये पूरी वर्किंग और वर्किंग डायग्राम है। तो डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए बच्चों, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना दिया जाता है बच्चों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले वो सेकेंडरी सर्किट में सेम पैटर्न में दो सेल को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो दो सेल को अगर सेम पैटर्न में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल EMF, अगर एक ही पैटर्न में कनेक्ट कर दी तो टोटल EMF हमें मिलेगा E1 प्लस E2। और अगर अपोजिट पैटर्न में कनेक्ट कर दे तो EMF हमें मिलेगा E1 माइनस E2। यानी कि ज्यादा वाले EMF में से हम कम वाले EMF को माइनस करेंगे। जिस सेल का EMF ग्रेटर है वो EMF माइनस जिस सेल का EMF स्मॉल है, ठीक है ना, तो उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं EMF ऑफ ए प्राइमरी सेल comparing the EMF of two primary cells. Okay, thank you.